सरकार की ओर से अगस्त 2019 में ही राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को समाप्त किया गया था, जिसके बाद तमाम याचिकाकर्ताओं द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी गई थी कि सरकार ने जो प्रक्रिया का पालन किया है क्या वो प्रक्रिया सही थी। उसी प्रक्रिया में कुछ असंवैधानिक चीजें भी मौजूद थी। तो ये एक इम्पोर्टेंट सवाल बनकर सामने आया था कि इसी सवाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अपना डिसीजन दिया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सरकार की ओर से जिस प्रक्रिया का पालन किया गया था वो प्रक्रिया पूर्ण रूप से संवैधानिक है। यानी कि धारा 370 के हटाए जाने और जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जा को समाप्त किए जाने के सरकार के निर्णय पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मोहर लगा दी है। तो आए इस वीडियो में हम इसी विषय को विस्तार में जानने की कोशिश करेंगे। मैं हितेश चोपड़ा MSG न्यूज चैनल पर सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले धारा 370 का जो पूरा विवाद रहा है उस विवाद को एक बार समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर धारा 370 के इतिहास की बात की जाए तो इस पूरे आर्टिकल को भारतीय संविधान में 17 अक्टूबर 1949 को शामिल किया गया था और धारा 370 जो है वो जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करती है। अब इस विशेष राज्य के दर्जा होने का मतलब ये है कि जम्मू कश्मीर को ये शक्तियां दी गई थी कि वो अपना अलग से एक संविधान बना सकती है और साथ ही वो अपने नागरिकों को भी परिभाषित कर सकती है। यानी कि जम्मू कश्मीर के जो विधानसभा थी उसे पावर दी गई थी कि वो तय कर सकते हैं कि वहां के नागरिक कौन हो सकते हैं, कौन वो लोग होंगे जो जम्मू कश्मीर में रह सकेंगे, वहां की सरकार द्वारा दी गई या दी जा रही सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे। तो जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य के तौर पर देखा जा रहा था। इसके अलावा भारतीय संसद की ओर से जो भी कानून पारित किए जाते थे वह उनकी लिमिटेशन होती थी। कहने का भाव जम्मू कश्मीर में भारतीय संसद की ओर से जो भी कानून पारित किए जाते थे जम्मू कश्मीर में उन कानूनों की एक लिमिटेशन होती थी। जम्मू कश्मीर पर वो ऑटोमेटिक तरीके से लागू नहीं होते जैसे कि बाकी राज्यों में होते। वो जम्मू कश्मीर में तब लागू होते थे जो जम्मू कश्मीर विधानसभा की ओर से ऐसा ही एक समानांतर एक पैरेलल कानून पारित किया जाता था, तब जाकर भारत सरकार के कानून जम्मू कश्मीर में लागू होते थे। जबकि अगर आप दूसरे राज्यों को देखें तो दूसरे राज्यों में ऑटोमेटिक तरीके से केंद्र सरकार के कानून लागू हो जाते थे, लेकिन जम्मू कश्मीर के साथ स्थिति जो थी वो थोड़ी अलग थी। और इसके बाद 6 अगस्त 2019 को भारत सरकार की ओर से राष्ट्रपति के आदेशों के माध्यम से धारा 370 और जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को समाप्त कर दिया जाता है और सरकार ने इस संबंध में तर्क दिया था कि भारत की आंतरिक सुरक्षा और जम्मू कश्मीर के विशेष और जो दूसरा बड़ा देश है जो पूरा हिस्सा है उसे एकीकरण के लिए इस तरह का कदम उठाया जाना अनिवार्य था। यह हमने पूरे मामले को समझा। अब इसके बाद सरकार इसके डिसीजन के बाद तमाम विपक्षी नेता जो दल के नेता थे या फिर दूसरे एक्टिविस्ट थे जो जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को बनाकर रखना चाहते थे, वो चाहते थे कि ये विशेष दर्जा समाप्त ना हो। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कई सारी याचिकाएं दायर की। इनमें सबसे बड़ा सवाल ये था कि भारत सरकार की ओर से जो राष्ट्रपति ने आदेश जारी किया था क्या ये तरीका जो अपनाया था ये तरीका संवैधानिक था या फिर यहाँ पर कुछ असंवैधानिक था या अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीजें जो भी मौजूद थी। तो यही जो पूरा मामला है यह सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंचा हुआ था। तो हमने एक बार पूरे मामले को समझ लिया। अब यहाँ पर हमारे लिए ये भी समझना बहुत जरूरी है कि जो याचिकाकर्ता थे, जो पिटीशनर थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने किस तरह के आर्गूमेंट्स दिए थे। तो उन आर्गूमेंट्स के माध्यम से हम इस पूरे केस को और बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। तो अगर पहले आर्गूमेंट्स की बात करें तो उसमें कहा गया था कि धारा 370 जो है वो एक अस्थायी प्रावधान नहीं है बल्कि वो एक स्थायी प्रावधान है, यानी कि उसे एक परमानेंट प्रोविजन के तौर पर याचिकाकर्ताओं ने पेश किया था। इसके लिए याचिकाकर्ताओं ने कहा था कि अगर आप भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 उपखंड 3 को पढ़ेंगे तो वहां
पर कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति को इसकी पूरी धारा यानी कि 370 को निष्प्रभावी और अपडेट करने का अधिकार दिया गया है। यानी कि भारत के राष्ट्रपति अगर चाहे तो धारा 370 को हटा सकते हैं। हालांकि वही पर उसी सेक्शन 370 उपखंड में यह भी लिखा हुआ है कि अगर भारत के राष्ट्रपति को धारा 370 को हटाना है तो इसके लिए राज्य संविधान सभा की अनुमति की जरूरत पड़ेगी। इसका मतलब जम्मू कश्मीर की जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी उसकी जरूरत पड़ेगी, उसकी सिफारिश की जरूरत पड़ेगी। लेकिन जब हम जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की बात करें तो उसका गठन जो हुआ था वो 1951 में हुआ था और जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली 1957 में अपना काम खत्म करके और उस असेंबली को भंग कर दिया गया था। आपकी जानकारी को बता दें, यानी याचिकाकर्ता का कहना था कि क्योंकि 1957 में जम्मू कश्मीर की जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी वो समाप्त हो गई थी, इसी वजह से जो अनुच्छेद 370 है वो 1957 के बाद एक स्थायी प्रावधान बन गया था, यानी कि इसे भारतीय संविधान में अब नहीं हटाया जा सकता। ये पहला तर्क हुआ। दूसरा तर्क विलय और आंतरिक प्रभुसत्ता को लेकर था, मर्जर को लेकर था। दरअसल इस तरह के तहत ये कहा गया था कि केंद्र के साथ हमेशा से ही जम्मू कश्मीर का जो संबंध रहा है यूनियन और जम्मू कश्मीर की सरकार का एक विषय और तरीका रहा है, और इसी को ध्यान में रखते हुए जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ अफेक्शन जानी के विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए गए थे तो याचिकाकर्ताओं ने यह कहा था कि विलय पत्र पर हस्ताक्षर जब हुए थे तो वहां पर दो तरह की संप्रभुता मौजूद थी। पहली संप्रभुता की बात की जाए तो पहली बराए संप्रभुता थी और दूसरी आंतरिक संप्रभुता थी, यानी कि एक्सटर्नल सोनेटली के इंटरनल सोनेटली। कहने का भावार्थ यह है कि तब जो प्रभुता थी संप्रभुता थी, यानी कि एक्सटर्नल सोनेलिटी और इंटरनल सोनेलिटी, और याचिकाकर्ताओं का कहना था कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ अफेक्शन के माध्यम से केवल एक्सटर्नल सोनेलिटी को ट्रांसफर किया गया था, यानी कि ऐसे मामलों को ट्रांसफर किया गया था जो राज्य के दायरे से बाहर आते हैं, और वो मामले जो कि राज्य के दायरे के अंदर आते हैं यानी कि इंटरनल सोनेलिटी के मामले, ये मामले जम्मू कश्मीर की सरकार, जम्मू कश्मीर के जो प्रतिनिधि थे, जम्मू कश्मीर की जो जनता थी उसके पास ही मौजूद थे। तो इस वजह से जो केंद्र सरकार है वो राज्य की संप्रभुता का हनन नहीं कर सकती। केंद्र सरकार की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो राज्य की संप्रभुता की रक्षा करे, सुरक्षा करे। और दूसरा तर्क हुआ, तीसरा तर्क यहाँ पर यह दिया गया था कि जम्मू कश्मीर सरकार की सहमति ही नहीं ली गई। दरअसल भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 370 है वो कहता है कि हमने पहले भी बात की थी कि केंद्र अगर कोई कानून बनाता है उस कानून को राज्य में लागू करने के लिए राज्य सरकार की अनुमति की जरूरत होगी, लेकिन जब धारा 370 को समाप्त किया गया तो उसके लिए राज्य सरकार की अनुमति ही नहीं ली गई। इसी आधार पर कहा गया कि ये जो पूरा कदम था पूरी तरह से असंवैधानिक था। ये तीसरा तर्क हुआ। चौथा तर्क यहाँ पर यह था कि राज्यपाल की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए थे, क्योंकि राज्यपाल की ओर से पहले ही जो राज्य की विधायिका थी या केंद्र जो राज्य मंत्रिमंडल था उसे भंग कर दिया गया था। तो ऐसे में राज्यपाल की भूमिका पर भी सवाल उठाया गया। क्या राज्यपाल बिना मंत्रिमंडल, अब भी जो मंत्रिमंडल है उसकी सिफारिश के बिना राज्य की विधानसभा को भंग नहीं कर सकते हैं? तो राज्यपाल पर भी सवाल उठाए गए। इसके अलावा ये भी कहा गया कि अभी तक ऐसा कोई भी डाटा मौजूद नहीं है जो ये बात बता सके कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने का में विफल रहा है। ये एक चुनौती के तौर पर सामने आया है। ये तमाम तर्क है कि जो पिटीशनर की ओर से दायर किए गए थे, तर्कों को हमने आपको विस्तार में समझाया। अब आपको इसके बारे में बताते हैं कि इस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। एक बार उस पर भी बात कर लेते हैं। तो अगर सुप्रीम कोर्ट के तर्कों की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि विलय के जो विलय हुआ था जम्मू कश्मीर का, जब भारत में विलय हुआ था, कहने का भाव, यानी कि जब विलय पत्र पर जब साइन हुए थे तो उसकी वजह से उसके बाद जम्मू कश्मीर के पास कोई भी संप्रभुता नहीं बची थी।
यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनल सोनैलिटी और एक्सटर्नल सोनैलिटी की भी डिफरेंस करने से पूरी तरह से मना कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि उसे केवल अटामनी यानी स्वायत्तता प्राप्त हुई थी, तो हमें संप्रभुता और स्वायत्तता के बीच डिफरेंस करना सीखना होगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और यही बात केंद्र सरकार ने भी अपने तर्कों में दोहराई थी। केंद्र सरकार ने कहा था कि इंस्ट्रूमेंट पोसेशन पर साइन करते हुए कहा कि जो जम्मू कश्मीर है उसे स्वायत्तता प्राप्त हुई थी, ना कि समरूपता। और इसी वजह से भारत सरकार की ओर से राष्ट्रपति के माध्यम से जो आदेश जारी किया गया था जम्मू कश्मीर को लेकर, वो आदेश पूरी तरह से वैलिड था। उस आदेश में किसी भी तरह का अनकॉन्स्टिट्यूशनल एलिमेंट्स मौजूद नहीं। इसके बाद एक अस्थायी प्रावधान भी कहा गया है कि अनुच्छेद 370 को भारतीय संविधान में एक अस्थायी प्रावधान के तौर पर शामिल किया गया, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि अगर हम अनुच्छेद 370 को एक स्थायी प्रावधान बनाते हैं, एक परमानेंट प्रोविजन बनाते हैं, तो ये भारत संविधान के तहत जो प्रक्रिया का गठन किया गया है उस प्रक्रिया का हनन माना जाएगा। क्योंकि भारत संविधान का अनुच्छेद 368 यह कहता है कि भारत में जो विधायिका है, जो भारत की असेंबली है, भारत की जो सरकार है, वो संविधान के किसी भी हिस्से में बदलाव कर सकती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के अगर केशवानंदन भारती डिसीजन को याद करें तो केशवानंदन भारती डिसीजन में ये कहा गया था कि सरकार जो है वो किसी भी प्रोविजन में बदल कर सकती है, किसी भी प्रोविजन में संशोधन किया जा सकता है, बशर्ते वो बुनियादी ढांचे का उल्लंघन ना करे, वह बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन ना करता हो। अभी तक जम्मू कश्मीर का जो प्रावधान है धारा 370 का, उसे बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा नहीं बनाया गया है। इसी वजह से अगर हम धारा 370 को एक परमानेंट प्रोविजन बनाते हैं तो इसकी वजह से संविधान की जो पुनर्गठन प्रक्रिया है उस प्रक्रिया का हनन माना जाएगा, उस प्रक्रिया का उल्लंघन माना जाएगा, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने लद्दाख के पुनर्गठन को भी बरकरार रखा है, क्योंकि याचिकाकर्ताओं ने एक तर्क में यह भी कहा था कि भारतीय संविधान के तहत आप लद्दाख और जम्मू कश्मीर को अलग नहीं कर सकते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि भारत सरकार ने जो कदम उठाया था वो कदम पूरी तरह से संवैधानिक था। ये हमने तमाम सुप्रीम कोर्ट के आपके साथ तर्कों की बात की। सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन क्या लिया, इस पर क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, इस पर भी हम चर्चा करते हैं। सुप्रीम कोर्ट की ओर से सरकार को कुछ निर्देश भी दिए गए हैं, तो एक बार निर्देशों की भी बात कर लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने पहला निर्देश दिया है कि जम्मू कश्मीर को जल्द ही राज्य का दर्जा प्रदान किया जाए। वर्तमान समय में अगर आपको याद है तो वर्तमान समय में जम्मू कश्मीर को यूटी का एक दर्जा प्राप्त है, केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा प्राप्त है, लेकिन इसका सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि आपको याद होगा कि बीते दिनों सरकार ने इस तरह का एक अमेंडमेंट लेकर आई थी जम्मू कश्मीर रिकॉन्स्टिट्यूशन एक्ट में कि वहां की और जो विधानसभा है वहां आरक्षण किया जाएगा। विधानसभा की सीटों को बढ़ाने की भी बात की गई थी। तो लगातार सरकार द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि वहां पर विधानसभा जल्द से जल्द गठित हो और उसे राज्य का दर्जा प्रदान किया जाए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को यह भी निर्देश दिया है कि सरकार जल्द से जल्द 30 नवंबर से पहले वहां पर चुनाव आयोजित कराने के लिए प्रयास करेगी। यानी कि जल्द से जल्द हमें जम्मू कश्मीर में चुनाव देखने को मिल सकते हैं। यानी कि जम्मू कश्मीर जो है अब वो पूरी तरह से भारत के हिस्से के तौर पर आपको देखने को मिल जाएगा। वहां पर भी जैसे शेष भारत में चुनाव प्रक्रिया होती है, वहां पर भी इसी तरह से चुनाव प्रक्रिया का आयोजन किया जाएगा और जल्द ही जम्मू कश्मीर का एकीकरण पूरी तरह से समाप्त हो सकता है।